नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 में स्वागत है। दोस्तों आज फिर इस चैनल पर एक बड़े एपिसोड कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस शो को खेलने के लिए हमारे सामने कक्षा 8 की छात्रा देविका शुक्ला उपस्थित है, जो बहुत ही मेधावी छात्र है। ये तुलसी पब्लिक स्कूल की छात्रा है। ये पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनका बड़ा रुचि है और आज हम इनको इस शो में बुलाए हैं। आशा करते हैं कि इनसे हम 30 प्रश्नों को पूछेंगे, जिसमें 20 प्रश्नों का जवाब देकर के आप इस शो को जीत सकती हैं। इस शो को खेलने के लिए आप तैयार हैं? यस सर। पहले थोड़ा आप अपना परिचय बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम देविका शुक्ला है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। मैं गोविंदपुर नामक गांव से आई हूँ जी, बहुत बढ़िया। और मैं तुलसी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे सर मिस्टर शिव बाबू पांडे और राम सिंह सर जी बहुत बढ़िया। इनके फेवरेट टीचर मिस्टर शिव बाबू पांडे बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। आज आप जानते हैं कि शो में आए हैं आपसे 30 सवाल राष्ट्रीय प्रतिभा आय की किताब से, जो हमने और हमारी टीम ने रिसर्च करके खोजा है, आपसे पूछेगा। आपके पास 3 लाइफ लाइन होंगी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं ऑडियंस के सहारे, मोबाइल फोन से इस्तेमाल कर सकती हैं एक लाइफ लाइन। यदि आप 30 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही जवाब देती हैं तो आप इस शो की विजेता होंगे। दूसरी बात है, जो इस शो चालू किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आपकी तैयारी को परखा जा रहा है, क्योंकि 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आय की परीक्षा है। हम लोग चेक कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कितना तैयार हैं। तो क्या आपने पूरी तैयारी की है? यस सर। इस शो को आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। एक के बाद एक आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न जाएंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। क्योंकि आप बहुत ही मेधावी छात्र हैं, हम आपके बारे में काफी सुने हैं, तो आशा करते हैं कि आप 30 में से 30 प्रश्नों का जवाब देंगी, जिससे आपके पास एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस हो। तो दोस्तों अब हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आप सभी ऑडियंस भी तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके पाले में भी लाइफ लाइन के सवाल जा सकते हैं, इसलिए आप इन्हें जिताने के लिए आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। और बाकी वैसे शायद आप लोगों के पाले में कोई प्रश्न न जाए, क्योंकि बहुत ही मेधावी छात्र हैं, हो सकता है कि सारे जवाब स्वयं दे लें। आशा करते हैं आप ऐसा ही करेंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा है पहला सवाल। सर्वदाता रुधिर वर्ग है? ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी O ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप। कंफर्म? यस सर। लॉक करें? यस सर। पक्का? यस सर। तो ऑप्शन डी O को लॉक किया गया है। सर्वदाता होता क्या है कि यह वो ब्लड ग्रुप होता है जो सबको दिया जा सकता है। तो आपने O पर लगाया है और आपका पहला ही प्रश्न बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत बढ़िया, शुरुआत सही हो चुकी है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एनीमिया रोग, ऑप्शन बी रतौंधी रोग, ऑप्शन सी दांतों में सूजन, ऑप्शन डी सूखा रोग। इसे कन्वर्ट करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग, रतौंधी को ब्लाइंडनेस कहते हैं, सूखा रोग यहां पर जो इसकी इंग्लिश हम कर देते हैं रिकेट्स कहते हैं। हाँ रिकेट से सर। तो थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम उसका प्रयास करेंगे कि आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का इंग्लिश हम ट्रांसलेशन कर सकें, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम की छात्रा हैं। थोड़ा आपको दिक्कत होगा, क्योंकि कंप्यूटर में हमारे जो है एक समस्या है कि प्रश्न हिंदी में ही जा रहा है, लेकिन हम ट्रांसलेट इंग्लिश में से कर देंगे। तो सूखा रोग को रिकेट्स रोग भी कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, आपने इस पर ओके किया है, हमने भी कंप्यूटर पर इसे लॉक कर दिया है और दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आप ये बताइए कि विटामिन डी का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है? विटामिन डी सबसे ज्यादा हमें कहां से मिल सकता है? सन से। सनलाइट। बहुत जवाब, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा तीसरा प्रश्न। रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? ब्लड का जो कलर है वो रेड किस कारण से होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को लॉक किया जाए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सवालों का बड़ी तेजी से जवाब दे रहे हैं और कंप्यूटर पर हमारे लाल सिग्नल जल रहा है खतरे की निशानी पर। ओ अच्छा, कंप्यूटर भी हमारा शायद हीमोग्लोबिन से प्रेरित हो गया है, अब हरा दिखा रहा है। बहुत सही जवाब। लगता है इस कंप्यूटर को भी
हीमोग्लोबिन ज्यादा चढ़ गया था, इसीलिए एक बार लाल दिया, इसके बाद फिर जाकर के हरा दिया है। अब चौथा प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी एम स्वामीनाथन, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। एम स्वामीनाथन। एम स्वामीनाथन को लॉक किया जाए। एम स्वामीनाथन का पूरा नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। आपने इस पर लॉक किया है, आपको अपने आंसर पर गट्स है। गट्स, आप कॉन्फिडेंटेड हैं अपने प्रश्न? यस सर। ओके, अब सिग्नल हमारे कंप्यूटर पर भी आ गया है, और दर्शकों को बता दें कि भारत में हरित क्रांति के जनक इन्होंने डॉक्टर एस स्वामीनाथन, सुब्रमण्यम स्वामीनाथन को बताया है। विश्व हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो अमेरिका और मैक्सिको के निवासी थे। और आपका आंसर आ चुका है। चेहरे पर खामोशी आपको दिखा रहा है कि शायद आप डर रहे हैं, लेकिन डरिए मत, आप ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक का सही आंसर दीजिए। ये किस ईयर में हुआ था? लगभग 1967 से 1970 के बीच में। अभी हाल में ही डॉक्टर एस स्वामीनाथन का आज 15 दिन पहले उनकी मृत्यु भी हो गई। भारत 1970 से पहले हम पूरी दुनिया से क्या मंगाते थे? अनाज हम पूरी दुनिया से मंगाते थे। पूरी दुनिया अपना सड़ा गला अनाज हमें देती थी, लेकिन एस स्वामीनाथन और श्रीमती इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों की वजह से भारतीय किसानों ने इतना पुरुषार्थ किया कि आज हम 140 करोड़ जनता का न सिर्फ पेट भर रहे हैं, बल्कि 100 से अधिक देशों को हम अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। एक गर्व की बात है, और इस गर्व के क्षण के लिए एक बार हम भारतीय किसानों, भारतीय वैज्ञानिकों और डॉक्टर एस स्वामीनाथन और श्रीमती इंदिरा गांधी को एक बार धन्यवाद देते हैं। उनके पुरुषार्थ की वजह से भारत आज पूरी दुनिया के लिए अन्नदाता बना हुआ है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां सवाल रहा, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कावेरी। ऑप्शन बी गोदावरी। ऑप्शन बी गोदावरी को लॉक किया जाए। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी भी नदी है, और ये महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल है, त्र्यंबकम की पहाड़ियों से। और आपने गोदावरी को चुन करके गलत नहीं किया, सही किया। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 6वां प्रश्न है। ऑप्शन ए स्टार है, यानी तारा है, ऑप्शन बी उच्छल तारा है, ऑप्शन सी ग्रह है, प्लैनेट, ऑप्शन डी उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट्स। उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। कंप्यूटर महाशय इसको लॉक कीजिए, और लॉक हो गया है। और आपने उपग्रह को बता करके बिल्कुल ही सही किया। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कठिन प्रश्न, लाइफलाइन के लिए ऑडियंस हमारे तैयार हैं, शायद आपके पाले में एक गिर जाए। संगमरमर का कैंसर, संगमरमर को मार्बल कहते हैं, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? ऑप्शन ए CFC, CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा के कारण, ऑप्शन सी CNG गैस के कारण, CNG का पूरा फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी मीथेन के प्रभाव से। ऑप्शन बी क्या था सर? ऑप्शन बी अम्ल वर्षा के कारण। हाँ। लॉक कर दिया जाए? यस सर। बिल्कुल। ऑडियंस के पास ले जाना है? नो सर। आप लोग थोड़ा और इंतजार करिए, अभी ताली मत बजाइए, इंतजार करिए। आज हमारे सामने हॉट सीट पर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मेधावी प्रतिभाशाली छात्र है, इसलिए आप आज लोग केवल ताली बजाइए, शायद आपको जवाब ना देना पड़े। आप लोगों को विश्वास हो गया है कि शायद इनका जवाब सही है। अभी हमारा कंप्यूटर सर्चिंग फॉर्मेट में है, फ्रॉम में है। अब ये बता रहा है कि दर्शकों ने ताली जो बजाई है बिल्कुल सही बजाई है। अब भूकंप
इंग्लिश में से अर्थक्वेक कहते हैं। भूकंप की शक्ति को किस पर मापा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन में, ऑप्शन बी रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन सी मीटर पैमाने पर, ऑप्शन डी बैरोमीटर पर। ऑप्शन बी रिएक्टर पैमाने पर। ऑप्शन बी रिक्टर पैमाने को लॉक किया जाए। अर्थक्वेक आने से पृथ्वी पर लाभ होता है या हानि होता है? हानि होती है। कैसे? सर जी, अर्थक्वेक अगर आता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं? सर जी पहली बात तो बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाते हैं और फिर धरती में थोड़ा कंपन होने लगता है, झनझनाहट होने लगता है जी। अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग टूट जाते हैं, तार पोल, सड़कें, जलाशय, हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी चीजें हैं वो टूट जाती हैं, जिससे बड़ी दिक्कत होती है। बहुत सही आपने इसका जवाब दिया है और रिक्टर पैमाने पर भूकंप को नापते भी हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही था। अब ये प्रश्न आपको बैकफुट पर ला सकता है, आपको इससे असहज हो सकती है। निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं? किस हर्ट्ज लेवल की जो वॉइस है उसको हमारा कान नहीं हियर कर सकता है? पहला है 38 हर्ट्ज, दूसरा है 8 हर्ट्ज, तीसरा है 10,800 हर्ट्ज, चौथा है 6,800 हर्ट्ज। दूसरा सर जी, दूसरा 8 हर्ट्ज को लॉक किया जाए। आप 9वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। लाइफ लाइन आप लेना ही चाह रहे हैं। ये आपका ईगो है या कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस है सर। अच्छा, ईगो नहीं है, नहीं, एटीट्यूड है। 9वें प्रश्न पर बिना लाइफ लाइन के अभी तक के शो में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होता हुआ दिख रहा है और 8 हर्ट्ज को ऑडियंस सही माना जाए या गलत माना जाए? सही माना जाए। अब आपका कॉन्फिडेंस को देख करके लोग भी सोच रहे कि सही होगा, इसलिए ऑडियंस भी सही मान रहा है और आप भी सही मान रहे हैं, हम भी सही मान रहे हैं, लेकिन अभी हमारा कंप्यूटर सही नहीं मान रहा है और अब कंप्यूटर भी ग्रीन सिग्नल दिखा चुका है। सही रहा आपका। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज हमारा कान नहीं सुन सकता है और उसके बाद 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को हमारा कान नहीं सुन सकता है। उससे ज्यादा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवाज होती है हमारा कान सुन सकता है। इसके नीचे 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज नहीं सुन सकता है और न तो 20,000 के ऊपर। बहुत सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला बड़ा सवाल, तैयार रहिएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मृदा। काली मिट्टी। कंप्यूटर महाशय, आप आज प्रश्न को कैसे बनाकर लाए हैं भाई? हाँ, आज तो आप अपने ही फजीहत करवा रहे हैं। सबसे बेहतरीन छात्र और सबसे साथ कमजोर प्रश्न या उस बच्चे के लिए कमजोर है? अब हमें तो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सारा दोष आपका ही। एक आध बार तो आप जीतिए। और काली मृदा आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब आपसे मैं काउंटर प्रश्न करूंगा। काली मृदा, ब्लैक सॉयल, किन स्टेट में ज्यादा पाई जाती है? किन स्टेट में ज्यादा पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मृदा काफी ज्यादा पाई जाती हैं। काली मृदा में कपास और मूंगफली तमाम जैसी अच्छी फसलें होती हैं। अब 10वां प्रश्न, किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी टीक, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी सेब। ऑप्शन सी केला। केला को लॉक किया जाए। केला को इंग्लिश में बनाना कहते हैं। आपको बनाना पसंद है? यस सर। बनाने में क्या पाया जाता है, प्रोटीन की कार्बोहाइड्रेट ज्यादा? सर कार्बोहाइड्रेट। वेरी गुड, बहुत सही जवाब। और केला में लकड़ी भी नहीं पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है। इसलिए सारे ऑडियंस और सारे दर्शक केले को आप भरपूर खाइए, इससे हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में काफी एनर्जी आएगी। अब आते हैं हम प्रश्न पर, 11वें प्रश्न पर, 12वां प्रश्न। गांधी जी को क्या कहते हैं?
बाबू बोलते हैं। और इन्हें क्या कहता है? फादर ऑफ नेशन, नेशन। राष्ट्रपिता ना। हाँ हाँ। गांधी को आप लाइक करते हैं? यस सर। बहुत बड़े महात्मा ना, पूरी दुनिया इनके कदमों में आज भी झुकती है। अभी आप जानते होंगे कि G20 का एक सम्मेलन हुआ था। यस सर। सारे नेता जितने भी G20 के आए थे, बड़े बड़े, चाहे वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, चाहे वहां अमेरिका के बाइडेन हो, जो भी रहा, मीटिंग आने के बाद बरसात के मौसम में, बारिश के समय में भी सारे लोग दिल्ली में राजघाट गए थे। राजघाट में क्या है? गांधी जी की समाधि स्थल है, जहां पर इनको दफनाया गया था। इतने दिन बाद, मरने के लगभग 70 साल बाद भी G20 के सारे शक्तिशाली नेता वहां पर जूता चप्पल अपना उतार करके उनके सामने झुके थे। तो हम सभी को प्राउड होना चाहिए, हम सभी को गर्व होना चाहिए, हम उस कंट्री के हैं जहां गांधी हुए थे, जहां बापू हुए थे, जो सत्य अहिंसा के पुजारी थे। अब आपका प्रश्न है इसी पर, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। सर जी प्रश्न एक बार फिर से बोलिए। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। आपके पास 3 लाइफ लाइन है। 12वां प्रश्न। सर जी रविन्द्रनाथ टैगोर। श्योर? यस सर। डन करें? यस सर। लाइफ लाइन नहीं लेना है? नो सर। घर से कसम खाकर आई थी क्या कि बिना लाइफ लाइन के खेलेंगे? ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को लॉक किया जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा कुछ आप जानते हैं? हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। आप जानते हैं ना उनको उप नेम, निक नेम, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या महात्मा या बापू, वैसे उनका निक नेम है गुरुदेव। इनको गुरुदेव किसने कहा था? यही महात्मा गांधी ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर आपने लॉक किया है। और 12वें प्रश्न पर आपने लाइफ लाइन नहीं लिया है। आपको कहा जा रहा था कि लाइफ लाइन ले लीजिए, लेकिन आप अपनी लाइफ लाइन को बचा करके बहुत सही किया। रविन्द्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम को लिखते हैं। इसके बाद भारत में यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1913 में इनकी कृति गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पूरे एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। बेहतरीन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब 13वां प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1945। ऑप्शन डी 1945। ऑप्शन डी 1945 को लॉक किया जाए। दोस्तों 5 नवंबर को राष्ट्रीय प्रतिभा आयोजित परीक्षा है, जिसको दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर किए हैं। कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट। इसमें कोई भी प्रतिभागी अगर हिस्सा लेना चाहता हो, ऐसे ही खेल का मजा लेना चाहता है, तो कमेंट करके आप अपनी इच्छा को जाहिर करिए। हम अपने टीम के साथ रिसर्च करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको भी इसी प्रकार के शो में खिलाया जाए, उनको यहाँ मौका दिया जाए। आपने 1945 पर लगाया है। 13वां प्रश्न है। आधे प्रश्न की तरफ आप बढ़ चुके हैं, लाइफ लाइन नहीं ले रहे हैं। कंप्यूटर मां से थोड़ा आप जल्दी किया करिए आंसर देने में, और आंसर दे दिया है। और इस बार आपने अपने ईगो को, अपने कॉन्फिडेंस पर ज्यादा भरोसा करके लगता है आपने बहुत सही किया। अब आप 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ गए हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 96.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 98.8 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 फ़ारेनहाइट को लॉक किया जाए। यस सर। लॉक हो गया है। ये क्या नापता है? हमारे शरीर का तापमान। शरीर का तापमान हम किस यंत्र के द्वारा नापते हैं?
थर्मामीटर। हाँ, डॉक्टर हमें एक थर्मामीटर कहीं मुंह में कहता है लगा दो, कहीं बगल में कहता है, कहीं शरीर हमें कहता है पकड़ लीजिए, मतलब दबा लीजिए, जिससे हमें चेक करता है। तो उस यंत्र का नाम थर्मामीटर है, जिस पर जो तापमान होता है वह फ़ारेनहाइट में होता है। हमारे शरीर का तापमान आपने बताया है 98.6 फ़ारेनहाइट, इस पर सर्च चल रहा है कंप्यूटर पर, लेकिन अगर इसे डिग्री सेल्सियस में बदले तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, बहुत सही जवाब, और आपका जवाब भी आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब। बेहतरीन खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, शानदार प्रदर्शन हमारे इस शो में दिव्या शुक्ला के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे कोई भी छात्र इस शो में खेल सकता है, अपनी बेहतरीन प्रदर्शन, अपनी प्रतिभा का यहाँ पर निखार सकता है, सभी को मौका मिल सकता है। आप उसके लिए सिर्फ आप कमेंट में आप अपना नाम, पता, क्लास आप लिखिए, हम प्रयास करेंगे आपसे संपर्क करने का, आपको इस शो में बुलाने का, इस शो में खेलने के लिए। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 15वां सवाल, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था? आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, का नाम क्या था? हिंद स्वराज, नवजीवन, सी है यंग इंडिया, डी है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग। 15वां प्रश्न बिना लाइफलाइन के, बिना हिचके से खेला जा रहा है, और इस बार आपने अपने साथ अभी कोई भी प्रयोग नहीं किया है, प्रयोग का मतलब लाइफलाइन का कोई प्रयोग नहीं किया है, और महात्मा गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किया था। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रयोग कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस इस बार भी जीत गया। बहुत सही जवाब, आधा पड़ाव आप पहुंच चुके हैं। आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं? यस सर। जैसा कि आपको 1500 प्रश्न आपको दिए गए थे, एक टास्क दिया जाता है हमारी टीम द्वारा कि कम से कम 1300-1400 प्रश्न में से हम कहीं से भी प्रश्न बना सकते हैं, तो क्या आपने जमकर उसकी तैयारी की थी? यस सर। अच्छा लगता है चैलेंज अच्छा को स्वीकार करना? बहुत अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाली इस परीक्षा में न सिर्फ सफल हो, आने वाले समय में देश की बड़ी ऊंची प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारे ये बच्चे देश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक बने। ऐसी शुभकामनाएं हम अभी आपको दे रहे हैं, और आगे भी हमारी टीम आपके साथ ऐसे ही एक बेहतरीन प्रयास और मेहनत करेगी जिससे आप आगे बढ़े। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग आपका विकल्प बिल्कुल सही था। अब 16वां प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर 1947। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ओके किया जाए, और 15 अगस्त आपने नहीं बताया, इसमें विकल्प में 15 अगस्त नहीं था, तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? सर जी हमारा देश आजाद हुआ था। अच्छा, और 26 जनवरी को आपने बताया कि देश का संविधान लागू हुआ था। यस सर। भारत का संविधान यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 आर्टिकल्स हैं, और हमारा संविधान बहुत ही ताकतवर है कि आज 75 साल हमारे संविधान, हमारे देश की आजादी के 75 साल हो गए। आज हमारा देश बहुत आगे जा चुका है। क्या आप जानते हैं कि आपका देश, आपके देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो मंगल, गगनयान, आदित्य, सूर्य के पास भेज रहा है। यस सर। तो पूरी दुनिया में हम बहुत आगे बढ़े हैं। उसमें बहुत बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो भारतीय संविधान का रहा है, जिसने सबको विकसित होने का, सबको विकास करने का मौका दिया। और 26 जनवरी 1950 आपका जवाब बिल्कुल सही था। 17वां प्रश्न, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अजमेर। ऑप्शन ए जयपुर। ऑप्शन ए जयपुर को लॉक किया जाए। गुलाबी शहर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी। जयपुर कहाँ की राजधानी भी है? ये किसी राज्य की राजधानी? राजस्थान की। वेरी गुड, आपका जवाब बिल्कुल सही रहा, बहुत सही जवाब। अब किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। ऑप्शन सी शुक्र। ऑप्शन सी शुक्र को लॉक किया जाए। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहा जाता है, सही है? यस सर। इसे भोर का तारा क्यों कहेंगे?
क्या यह सांझ और सुबह दोनों समय दिखता है? यस सर। इसे सांझ का तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि शाम के समय में यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, और अगर सुबह हम लगभग 5 बजे के आसपास उठे तो हमें पूर्व दिशा में एक बड़ा सा गोला सा तारा दिखाई देता है, वही शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है, और इसे भोर का तारा भी कहते हैं, इंग्लिश में मॉर्निंग स्टार। आपका विकल्प सही है या गलत? सही है सर। बिल्कुल सही रहा। अब इस सवाल पर आपको हमारा कंप्यूटर भी हमें सिग्नल दे रहा है कि सर ऐसा है कि अब की बार मैंने ऐसा प्रश्न बनाया है कि इस बार तो ऑडियंस के पास जाएगा ही जाएगा। ये सुपर कंप्यूटर हमारा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर के सामने हम बैठे हैं और दूसरे सुपर कंप्यूटर के सामने आप बैठे हैं, और हमारा सुपर कंप्यूटर आपके पास एक बेहतरीन सवाल भेज रहा है। किस राज्य में कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। ऑप्शन ए कर्नाटक। इतनी देर मेहनत करने के बाद यही बनाए? हाँ भैया ठीक है, सही है। कंप्यूटर ने कहा था इस बार की ऑडियंस जाएंगे तो मेहनत करेंगे। थोड़ा आप भी होमवर्क किया करिए भैया। अब कहते हो कि हम सुपर कंप्यूटर हैं और काम एक भी नहीं कर पा रहे हो। ऑप्शन 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। C6H12O6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी फिटकरी। ऑप्शन बी ग्लूकोज। ऑप्शन बी ग्लूकोज को लॉक किया जाए। 20 प्रश्न हो चुके हैं बिना लाइफ लाइन के, और 1 मिनट सोचे भी, 1 मिनट सोचने का समय भी नहीं लिया जा रहा है और सारे जवाब बताए जा रहे हैं। अब मैं आपका क्लास घर पर लूंगा, आपके सारे सुपर कंप्यूटर चिप है मैं निकालूंगा घर पर। आपने जितना पता नहीं कैसे प्रश्न आप बना रहे हैं। ग्लूकोज आपका सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ज्यादा सही है भाई। अब चीनी का फार्मूला क्या होता है? आप जानती हैं C12H22 और O11, ये चीनी का फार्मूला है। आप इसमें से क्या यूरिया का फार्मूला बता सकती हैं? CH4N2O, ये यूरिया का है जो नाइट्रोजन डाला जाता है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 21वां सवाल रहा। हमारा कंप्यूटर भी बेचारा परेशान हो गया कि आज बहुत डांट खा रहा है। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। आपका जवाब लॉक किया गया है और ऑप्शन सी पर आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल सही दिया है। आप विटामिन जो काइंड ऑफ विटामिन है, विटामिन ए बी सी डी ई के, जिसमें एडिक एडी ई और के क्या है या वसा में, हाँ फैट में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुलनशील हैं, और विटामिन बी और सी जो है वाटर में। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, पित्त रस का निर्माण कहां होता है? ऑप्शन ए यकृत यानी लिवर इसे कहते हैं, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी अमाशय। ऑप्शन ए यकृत में। ऑप्शन ए यकृत को लॉक किया जाए। अब की बार जीते हैं हम। अब ये सर्च कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये इस बार वाला प्रश्न बढ़िया बनाया है। पित्ताशय, अरे पित्त रस पित्ताशय में होगा कि यकृत में कहां से होगा? सर्च करिए भाई, आप करते रहिए। अब लगता है कि इस बार जीते हो आप। पित्ताशय, पित्त रस पित्ताशय में होगा ना? हंसिए मत, आप हंस रहे हैं, हमें लग रहा है कि कहीं आप गड़बड़ न किए हों। और ग्रीन सिग्नल जल गया भाई। मुझे लगा कि इस बार प्रश्न थोड़ा कठिन पूछा गया होगा, लेकिन फंसाने वाला, लेकिन कंप्यूटर ने कहा कि भाई यकृत लिवर ही सही है। वास्तव में पित्ताशय जो पित्त है वह बनता किसमें है? लीवर में बनता है। स्टोर कहां होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय में बनता नहीं है, पित्ताशय में स्टोर होता है।
अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, अब जान गए, हमें लगा कि इस बार कुछ गड़बड़ होगा। अब 23वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। नीले कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? ऑप्शन ए नीले रंग में, सॉरी नीले कचरे को नहीं, सूखे कचरे को, नीला नहीं, सूखे कचरे को किस रंग के कूड़ेदान में डालते हैं? ऑप्शन ए नीले रंग, ऑप्शन बी हरे रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी पीले रंग। नीले रंग। नीले रंग को लॉक किया जाए। आपके कॉन्फिडेंस के सामने थोड़ा हमारा कंप्यूटर, हम दोनों ही घबरा चुके हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक आध प्रश्न दर्शक दीर्घा में जाए, ऑडियंस के पास जाए। सुबह से बेचारे तैयार हैं कि आज चलेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, कुछ पुण्य कमाएंगे। अभी इनको पुण्य कमाने का वो शुभ अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए नीले कचरे को, सॉरी सूखे कचरे को आप कहीं भी देखते होंगे जहां कूड़ेदान वगैरह सरकारी स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगाया गया होगा, वहां 2 प्रकार के डिब्बे होते हैं। एक डिब्बा क्या होता है? नीला, एक हरा। तो नीले वाले कचरे में आप जब भी कभी आपका सूखा कचरा हो, जैसे आप कोई बिस्किट या तमाम कोई चीज आप खा रहे हैं, तो उसको आप नीले में डालिए। हरा कचरा जो होता है, हरा डिब्बा जो होता है, उसमें आपका हरा कचरा, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये तमाम चीज उसमें डाला जाता है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब हम सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा होमवर्क माइंडली कराएं। अभी तक आपने साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी आदि विषयों में एक भी बार भी पराजित नहीं हुए हैं। अब आपको थोड़ा अनकंफर्ट जोन में डालने के लिए गणित के प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे। 1/3, 1/3 व 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? पेन आपके पास है? ऑडियंस भी तैयार है, शायद अब आपके पास जा सकता है प्रश्न। आप प्रश्न को देख सकते हैं, अगर देखना चाहें तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भी है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रदर्शन। अभी तक 23 प्रश्नों के जबरदस्त जवाब मिले हैं। हम और हमारे कंप्यूटर दोनों ही परेशान हैं कि एक बार भी हम लोग देविका शुक्ला को अनकंफर्ट नहीं कर पाए हैं। अब थोड़ा मैथ में आने के बाद ऑडियंस के पास के विकल्प आप इसका देंगे? सर ऑडियंस के पास। ऑडियंस आपके पास प्रश्न जाता है, 1/3 व 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? 1/3 व 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन है 1/6, 1/5, 5/12 और 2/5। अब ऑडियंस क्लियर करें। 30 सेकंड का समय और आपके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस भी आपसे बदला ना ले, क्योंकि अभी तक ऑप्शन 2 1/5। ऑडियंस ने 1/5 दिया है। 1/6, 1/5, 5/12 और 2/5। तो आप ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं या आप इसका स्वयं परीक्षण करना चाहती हैं? आप एक बार और देख सकते हैं। अब जैसे, क्योंकि 10 सेकंड आपके पास और बचे हैं। ऑडियंस भी प्रश्न गया तो कठिन गया, वो भी थोड़ा परेशान। ऑडियंस बता रहे हैं, पहला सिग्नल दे रहे हैं। सर जी पहला। ऑडियंस के कहे हुए पर पहले पर टिक किया गया है, और इस बार आप का ना तो कॉन्फिडेंस आपके साथ आया, ना आपका ऑडियंस आपका साथ दिया। आपका जवाब पहली बार 24वें प्रश्न पर गलत रहा। 1/2, 3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 5/12 है।
क्योंकि बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करने का फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अगर हम 1/3 और 1/2 को जोड़ते हैं तो 5/6 आता है, फिर बाहर से 1/2 से गुणा करा देंगे तो 5 1 के 5, 6 दूनी 12, 5/12। तो पहला आप गलत कर पाए अपने सहारे से और ऑडियंस के सहारे से। ऑडियंस पर आप साथ जो भरोसा नहीं कर रही थी, शायद इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि ऑडियंस आपका साथ नहीं दे पाया। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर 25वां बड़ा सवाल रहा, 3/2 का होल घाते 2 का मान कितना है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 81, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 9। आप प्रश्न को देख भी सकती हैं, ऑडियंस भी इसे देखता रहे। आपने अभी एक मौका आपके पास गया था, आप जिता नहीं पाए, कमजोर ऑडियंस। सर जी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 81 को लॉक किया जाए और 81 ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप जब अपने कॉन्फिडेंस पर खेल रहे हैं तो सही हो रहा है। ऑडियंस ने आपके साथ गलत किया था और 81 बिल्कुल सही रहा। अब आप करीब पहुंच चुके हैं। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए, ध्यान से सुनिएगा ऑडियंस भी और आप भी। किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 125%, ऑप्शन डी 150। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 125 को लॉक किया जाए। लॉक हो गया है और इस बार आपके साथ गलत नहीं हुआ। 125% सही है। आप कोई सवाल लगाने का तरीका हम जल्दी बता देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे कैसे अगर प्रश्न आया तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। 125 सही है। अब 27वां प्रश्न आपके पास है। 11, 13, 15, 17 में क्या भिन्न है? 11, 13, 15, 17 में क्या भिन्न है? बोलिए। 11, 13, 15, 17 में क्या भिन्न है? सर 15। और लॉक किया जाए 15 को। 15 भिन्न है, बहुत भिन्न है क्योंकि सभी प्राइम नंबर हैं और एक कंपोजिट है। यस सर। तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही रहा। अब 28वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा। चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा में कौन सा अलग है? चीन, भारत, सी पाकिस्तान, डी कनाडा में कौन भिन्न है? अट्ठाईस प्रश्न, 27 प्रश्न इसके पहले हो चुके हैं। 26 से ही एक गलत हो पाया है और 28वां प्रश्न पर क्या जवाब आता है? चीन, भारत, पाकिस्तान, कनाडा में क्या अलग है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, माइंड का इस्तेमाल करना है। ऑडियंस भी आपके पास लाइफलाइन है, रिस्क ले लीजिए, क्या पता ऑडियंस इस बार आपके साथ आ जाए। जी ऑडियंस। ऑडियंस बोलने, ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ, क्योंकि इस बार ऑडियंस भी सोच रहे थे कि भारी बेइज्जती हमारी हुई है, इज्जत बचाने का एक मौका था और आपकी इज्जत को डूबने से बचा लिया। आपका एक प्रश्न गलत करने से इन लोगों ने बचा लिया, नहीं तो इस बार तो ये लोग आज कसम खाकर आए ही थे शायद। क्या अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 29वां प्रश्न, मुस्लिम अनुपाते मस्जिद तो समान अनुपाते सिख अनुपाते क्या होगा? स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी
आग मंदिर, ऑप्शन डी गुरुद्वारा। ऑप्शन डी गुरुद्वारा। ऑप्शन डी गुरुद्वारा को लॉक किया जाए तो किसानों के आपका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मुस्लिम अगर मस्जिद में पूजा करते हैं तो सिख गुरुद्वारा में पूजा करेंगे, उनका पूजा स्थल गुरुद्वारा है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी प्रश्न जो इस प्रकार रहा, भारत का सबसे तेज चैनल, ऑप्शन ए एनडीटीवी, ऑप्शन बी आज तक, ऑप्शन सी एबीपी न्यूज, ऑप्शन डी गुरुकुल 21। गुरुकुल 21। सही जवाब। तो दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने दीपिका शुक्ला से एक शानदार इंटरव्यू किया, कौन बनेगा नेशनल टैलेंटेड स्टूडेंट। इन्होंने 30 प्रश्नों में से 29 प्रश्नों का जवाब सही बताया है, जो अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। ऐसे ही शानदार वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा, और हम और हमारी पूरी टीम दीपिका शुक्ला को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करते हैं कि भविष्य में आप और बढ़िया से तैयारी करिए, जिससे आप न सिर्फ आगामी 5 नवंबर की परीक्षा में आप जिले में पहला स्थान लाने का प्रयास करिए, मौका मिले तो आप आने वाले समय में भारत की एक बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी या इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बन करके आप हमारे देश का नाम और गौरव पूरी दुनिया में आप फैलाएं। भारत देश का सर आपके कर्तव्यों से, आपके कर्मों से पूरी दुनिया में ऊंचा हो। ऐसे ही तमाम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस चैनल में आकर के आपने अपना कीमती समय दिया। अब आपको हम आगे के लिए, आप आगे क्रांति करिए, कलम और किताब, ये दोनों क्रांति का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़े हथियार हैं। कहा भी गया है कि विचारों के युद्ध में पुस्तक एक अस्त्र होती है, और उस अस्त्र में कलम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए हम आपको कलम देकर के ढेर सारी शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद।